हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो अधिक से अधिक लोग जुड़ जाइए। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य का सबसे पहला टॉपिक यही है, जनजाति विकास एवं संवैधानिक उपबंध। इसको हम पहले नहीं देखे थे। क्यों नहीं देखे थे? क्योंकि हम पहले जनजातियों को समझे हैं कि कहाँ निवास करते हैं, उनके कार्य क्या हैं, उनकी धार्मिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सभी बातों का हम उल्लेख कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, जहां पे ऑल नोटिफिकेशन दिया रहता है उसको क्लिक कर लीजिएगा, ताकि समय पे पूरी जानकारी आपको मिल जाए। क्योंकि कक्षाएं प्रतिदिन आ रही हैं। और मान लीजिए आप किसी ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। वहाँ कक्षा के बाद नोट्स प्रॉपर रूप से दिया जा रहा है। बैच 4 वाले आप लोग घबराएंगे नहीं, पहला टॉपिक यही है, लेकिन आपको बैकअप क्लास दिया जाएगा जो पहले कक्षाएं हो चुकी है। तो आइए बात करते हैं जनजाति विकास एवं संवैधानिक उपबंध के बारे में। संवैधानिक उपबंध क्या है कि जनजातीय लोगों का उल्लेख कहाँ पे है, कहाँ क्या आरक्षण दिए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले देखते हैं जनजातीय विकास के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं सामान्य परिचय के बारे में। तो सामान्य परिचय में के अंतर्गत क्या आते हैं, पहले समझते हैं कि जनजातियों के विकास का परिक्रम कैसे हुआ। तो जो जनजातीय लोग हैं, कहाँ निवास करते हैं थे, अभी भी करते हैं। तो दुर्गम बीहड़ वन क्षेत्र में यहां पे निवास करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। ऐसे स्थान पे निवास करते हैं जहां मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग निवास नहीं करते हैं। मुख्य धारा से जुड़े से ऐसा है वे लोग जो शिक्षित हैं। तो गुणात्मक उन्नति, जो जनजाति हैं उनकी वेशभूषा, कार्य, धार्मिक परंपराएं, विभिन्न रीति रिवाज, इनके अलावा जो वे पेय पदार्थ बनाते हैं और जिनका वे सेवन करते हैं, अर्थात पेय पदार्थ, इन सभी में बिना किसी छेड़खानी किए हुए उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना, जिसमें उनकी गुणात्मक उन्नति हो जाए। कौन सी धारा में लाना? तो मुख्य धारा में लाने के लिए जो गुणात्मक उन्नति की जाती है उसे ही जनजातियों का जनजातीय विकास कहते हैं। तो ये हुआ इनके सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत देखे हैं कि जो भी जनजातीय लोग निवास करते हैं, ये लोग बीहड़ क्षेत्र या जंगली क्षेत्र में निवास करते हैं। जिसमें देखेंगे कि उनकी जो वेशभूषा है, जो उनके कार्य हैं, धार्मिक जो परंपराएं हैं, जो विभिन्न रीति रिवाज हैं, इनके अलावा जो वे पेय पदार्थ बनाते हैं और जिनका सेवन करते हैं, इनमें बिना किसी छेड़खानी किए हुए उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए जो गुणात्मक उन्नति की जाती है, इसे ही जनजातीय विकास के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ इनके सामान्य परिचय के बारे में। तो आइए देखते हैं जनजातियों के इतिहास के बारे में। तो पहला तो हम देख चुके कि ये कहाँ निवास करते हैं, दुर्गम वन क्षेत्र में। देखेंगे जब ब्रिटिश यहाँ शासन करना प्रारंभ नहीं किए थे, तब से जनजातीय लोग वन्य क्षेत्र में निवास करते हैं। वहां अपनी आर्थिक स्थिति, जिसके अंतर्गत शिकार और वनोपज संग्रहण, इनका कार्य वे शुरू से करते आ रहे हैं। तो यह हुआ दुर्गम वन क्षेत्र में जो उनकी आर्थिक स्थिति थे, बहुत पहले की स्थिति की बात है, हम उनके इतिहास के बारे में देख रहे हैं। इसी समय देखेंगे
कि जो जनजाति लोग हैं उन्हें आदिवासी लोग के नाम से जानते थे, लेकिन संविधान में क्या उल्लेख है? इन्हें अनुसूचित जनजाति कहते हैं, अनुसूचित जनजाति। लेकिन पहले इन्हें आदिवासी के नाम से जानते थे। इनके अलावा और किन किन अन्य नामों से जानते हैं? तो एबोरिजिनल। इसके अलावा देखेंगे जनजातीय, वनवासी और जंगली। इन्हें ऐसा क्यों? क्योंकि ये जंगल क्षेत्र में निवास करते हैं और पहले से निवास रहते हैं और अभी भी जंगली क्षेत्र में निवास करते हैं। इसके अलावा इन्हें मूल निवासी के नाम से जानते हैं। मूल निवासी क्यों? क्योंकि ये जब ब्रिटिश यहाँ शासन करना प्रारंभ नहीं किए थे उसके पहले से यहाँ निवास करते थे, जिनके कारण इन्हें मूल निवासी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए समझते हैं जनजातियों का विकास कैसे हुआ है। तो इनको देखेंगे दो चरण के आधार पर। पहला देखेंगे स्वतंत्रता के पहले कैसे विकास हुआ इनका, और दूसरा देखेंगे स्वतंत्रता के बाद कैसे विकास हुआ है। तो पहले देखते हैं स्वतंत्रता पूर्व विकास, उसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता के बाद विकास। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अलगाव की नीति। तो समझते हैं इनको। जो ब्रिटिश लोग थे इनका भारत में शासन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनको देखेंगे आर्थिक उन्नति करना, अपना आर्थिक उन्नति करते थे। इसमें देखेंगे कि जनजाति लोगों के लिए जहां वे निवास करते थे अर्थात जंगली क्षेत्र में निवास करते थे, उनके लिए यह फिक्स कर दिए कि जनजातीय क्षेत्र में अन्य लोगों का जाना मना रहेगा। जिसमें देखेंगे जो शिक्षित लोग हैं उनका जाना वहां निषेध कर दिए और जनजातीय लोगों के लिए उनका क्षेत्र आरक्षित कर दिए। इसी क्रम में देखेंगे कि जो ब्रिटिश लोग थे वे जनजातीय क्षेत्रों में भेजे देखेंगे मिशनरियों को, जिसमें कौन आते हैं? ईसाई मिशनरियों को। इनका काम केवल दो काम था ईसाई मिशनरियों का। पहला यह था परिसंस्कृतिकरण, और दूसरा देखेंगे जो जंगली क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं थे, जैसे लकड़ियां। इसमें देखेंगे जो कीमती लकड़ियां होते थे, भोले भाले निवासी जो जनजाति लोग रहते थे उनमें जो ईसाई मिशनरियों थे वे वहां से लकड़ियां प्राप्त कर लेते थे ब्रिटिश लोगों के लिए। कब की स्थिति में? जब ईसाई मिशनरियों स्वतंत्रता से पूर्व जनजाति क्षेत्र में जाते थे। इसके अलावा देखेंगे परिसंस्कृतिकरण, जिसमें धर्म का परिवर्तन करवाया जाता था। धर्म परिवर्तन, जिसमें देखेंगे जो जनजाति लोग रहते थे उन्हें लुभावनापूर्ण या दबावपूर्ण दोनों नीति से उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, जिसके अंतर्गत देखेंगे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी जनजाति हुई है? तो उराव जनजाति, जिनके अंतर्गत आज हम पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा साक्षर जनजाति उराव जनजाति है। क्यों है साक्षर जनजाति? क्योंकि पहले ये जो जनजाति लोग थे वे ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आए थे और अपना धर्म परिवर्तन हुआ था, जिनके कारण उराव जनजाति को सबसे ज्यादा साक्षर जनजाति के रूप में जानते हैं। तो यह हुआ पहला स्वतंत्रता पूर्व विकास, जिसमें जनजातियों को मुख्य धारा में लाना उनका उद्देश्य नहीं था।
उनका उद्देश्य केवल ये थे कि जो जनजातीय लोग जंगली क्षेत्र में निवास करते हैं वे किन्हीं दूसरे मुख्य धारा से जुड़े हुए संपर्क में आए लोगों के कांटेक्ट में ना आ पाए, जिनसे वे अपने को असहज महसूस ना करें, जिसमें उन्हें उनके लिए स्थान को संरक्षित कर दिया गया, जिसमें किन्हीं को भी आने जाने नहीं दिया जाता था। तो यह था स्वतंत्रता पूर्व जो विकास हुआ उनके बारे में। अब इसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता के बाद जो विकास हुआ है उनके बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद हम संवैधानिक उपबंध के बारे में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा। तो देखते हैं स्वतंत्रता के बाद जो विकास हुआ है उसके बारे में। तो पहले जो नीति लागू किए थे ब्रिटिश लोग, क्या लागू किए थे कि जनजातीय क्षेत्र में लोगों का जाना मना रहेगा। वही नीति आज तक लागू होती है कि जनजातीय क्षेत्र में हम आसानी से नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई गई शुरुआत में। इसी में देखते हैं हम जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पंचशील सिद्धांत लाए थे, उसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद विकास के बारे में, जिसमें देखेंगे 1955 की दौर में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी में देखेंगे अखिल भारतीय जनजातीय सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? तो देखेंगे कि 1955 में हुआ था जगदलपुर में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पंचशील सिद्धांत लाया गया था। तो आइए समझते हैं पंचशील सिद्धांत क्या है। तो पहले देखेंगे जनजातियों का विकास उनकी प्रतिभा के अनुसार होगी, जिसमें देखेंगे उन्हें दबावपूर्ण मुख्य धारा में लाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा? उनकी प्रतिभा के अनुसार वे जैसा आना चाहे जितना भी समय लगे, उसके अनुसार ही मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें कोई दबावपूर्ण उन पे नहीं थोपी जाएगी, केवल प्रतिभा के अनुसार जनजातियों का विकास किया जाएगा। ये थे उनके पंचशील सिद्धांत का पहला, प्रतिभा के अनुसार उनका विकास करना है। दूसरा क्या है? अधिकारों की भावना का पूर्ण सम्मान करना है। कैसे अधिकार? तो जंगली क्षेत्र में निवास करते हैं, तो मान लीजिए जंगल उनका ही है, तो उन पे कोई दबावपूर्ण किसी भी प्रकार की मनमानी तौर से जंगली लोगों पर अधिकार करने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें देखेंगे उनके भावनाओं का पूर्ण सम्मान किया जाएगा। वे जैसे रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा का पालन करना चाहते हैं उनको कर सकते थे। इन पे किसी भी प्रकार की दबावपूर्ण नीति लागू नहीं करनी थी। इसी क्रम में दूसरा था कि भावना का सम्मान करना। पहला है प्रतिभा के अनुसार, दूसरा उनके प्रतिभा का सम्मान करना और भावना का पूर्ण सम्मान करना। तीसरा है समूह को प्रशिक्षित करना। इसको समझिए, कुछ जनजातीय लोगों को पहले प्रशिक्षित करना, जिनमें कुछ चुनिंदा लोगों को प्रशिक्षित किया जाता था, पहले उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता था। इसको कैसे? तो कुछ लोग जब शिक्षित हो जाएंगे तो वे अपने समूह के लोगों को मुख्य धारा में ले आएंगे। ये किनका सिद्धांत था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो पंचशील सिद्धांत थे, ये उनका तीसरा था कि प्रशिक्षित करना, जो कुछ चुनिंदा लोगों को, जनजातीय क्षेत्र के लोगों को ही
प्रशिक्षित करना, जिससे वे पूरे जनजाति समूह को मुख्य धारा में जोड़ पाए। चौथा क्या है? अति प्रशासन से बचना। अति प्रशासन से बचना क्या है? जो भी सुविधाएं मिल रही है उसे उन पे थोपना नहीं है, बल्कि जैसा जनजाति लोग चाहते हैं, जिस रीति के अनुसार चाहते हैं, जितना चाहते हैं केवल उतना ही देना, जनजाति लोगों के अनुसार ही प्रशासन का लाभ पाना। यह चौथा था कि अति प्रशासन से बचना है, अर्थात उन पे प्रशासन के जो भी लक्ष्य रखे हैं उनको अपना लक्ष्य नहीं देखना है, बल्कि जनजातियों की भावनाओं का सम्मान करना है और उन पर किसी भी सुविधाओं को थोपना नहीं है। चौथा ये था अति प्रशासन से बचना। पांचवा देखेंगे कि कार्यों का समय समय पर विश्लेषण करना, जिसमें देखेंगे कि जिन लोगों को जनजातीय क्षेत्रों में जो भी कार्य दिए गए हैं मुख्य धारा में लाने के लिए, उन लोगों को, जो जनजातीय लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, वे अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनका विश्लेषण करना। कहीं वे जनजातियों पर कोई दबाव तो नहीं कर रहे हैं, कोई भी नीति है या प्रशासन की जो सुविधाएं दी जा रही है वे दबाव को न थोप तो नहीं रहे हैं, इनका समय समय पर कार्यों का विश्लेषण करना। ये पंचशील सिद्धांत का पांचवा टॉपिक था। तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पंचशील सिद्धांत, जिसमें ये 5 टॉपिक देखे। इसके अलावा हम सामान्य परिचय देखे, जनजातियों का इतिहास देख लिए और जनजातियों का विकास देख लिए। तो ये हुआ जनजातियों का विकास के बारे में। मान लीजिए मेंस में 175 शब्द में आता है, तो आप 1 2 3 4 5 और 6 इस 6 टॉपिक को लिख सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट पूछ सकता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पंचशील सिद्धांत। अब इसके आगे देखते हैं संवैधानिक उपबंध के बारे में। पहले जान लेते हैं संविधान के अंतर्गत जो मूलभूत है। इसमें देखेंगे कि भाग है 22। अनुच्छेद की बात करें तो संविधान में 395 अनुच्छेद, और अनुसूची देखेंगे तो 12 अनुसूची शामिल है। ये वर्तमान की स्थिति में है। तो आइए देखते हैं जनजातीय लोगों का कहाँ संवैधानिक उपबंध है। तो पहले देखेंगे अनुच्छेद 15(4) के तहत है, जिसमें लिखा है कि जनजातियों का सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप में विकास किया जाएगा। देखते हैं कि कहाँ उपबंध किया गया है, इसका डिटेल हम संविधान में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 15(4) में दिया है कि जनजातियों का सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से विकास करना। इसी में देखेंगे अनुच्छेद 16(4) में, इसमें दिया है कि राज्य को सरकारी नौकरी में जनजाति लोगों को प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है। याद रखेंगे जो आरक्षण दिया गया है वह एसटी, एससी और ओबीसी तीनों को आरक्षण मिला है अनुच्छेद 16(4) के तहत। याद रखेंगे आरक्षण का प्रावधान एसटी, एससी, ओबीसी के लिए है अनुच्छेद 16(4) में। उसके बाद अगला है अनुच्छेद 23 में। इसमें देखेंगे जनजातियों से दुर्व्यवहार, बेगार और बंधक मजदूरी का निषेध किया गया है। इसी में देखेंगे अनुच्छेद 24 में जनजातियों के बालात श्रम का निषेध किया गया है। इसमें देखेंगे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को चाहे फैक्ट्री में हो, रेस्टोरेंट में हो, घर में हो, कहीं भी हो, वहां काम कराना पूर्णतः निषेध है, चाहे जनजातीय लोगों के लिए हो या अन्य लोगों के लिए हो। इनमें जो प्रमुख अधिनियम है अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत, इस अधिनियम को हम पेपर 7 में पढ़ेंगे जब पेपर 7 प्रारंभ करेंगे। तो उसके बाद है अनुच्छेद 46 में, जिसमें शैक्षणिक व आर्थिक विकास में सुरक्षा हेतु जनजातीय संवैधानिक प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 164(a) में, जिसमें देखेंगे अनुसूचित क्षेत्र में राज्यों में जनजातीय मंत्री का उपबंध का उल्लेख किया गया है। अर्थात जहां जनजातीय लोग ज्यादा निवास करते हैं वहां जनजातीय मंत्री जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता हो। तो आइए जानते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं।
तो इसके अंतर्गत आता है हमारा छत्तीसगढ़, दूसरा देखेंगे मध्य प्रदेश, इसी में देखेंगे तो उड़ीसा, और अंतिम है नवीनतम है झारखंड। ये 4 जो राज्य हैं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जनजातीय मंत्री को प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 244, जिसमें जनजातीय क्षेत्र में स्वशासन की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत हम पंचायती राज में पूरा उल्लेख किए हैं। इसकी कक्षा पूर्णतः समाप्त हो गई है। अगर अभी तक आपने पंचायती राज एवं नगरीय निकाय का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 275, जिसमें देखेंगे जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था की गई है जो आवश्यकता अनुसार होगी। अनुच्छेद 330, इसमें देखेंगे कि लोकसभा में जनजातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसको? तो एससी और एसटी को। किसमें? तो लोकसभा में। इसी में देखेंगे अनुच्छेद 332 में तो विधानसभा में जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत है एससी और एसटी को। तो ये हुआ विधानसभा में और लोकसभा में। याद रखेंगे, ये एग्जाम में वनडे एग्जाम में पूछते हैं इसको। तो अनुच्छेद 30 में है लोकसभा में और अनुच्छेद 332 में है विधानसभा में। इसके बाद है अनुच्छेद 335, तो इसमें है संघ व राज्य सेवाओं के जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनमें जनजातियों हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसमें? तो जो संघ व राज्य सेवाओं के सरकारी नौकरियां होती हैं उनमें। यह वो अनुच्छेद 335 में जहां उल्लेख है जनजातीय लोगों का। अगला है अनुच्छेद 338 का, जिसमें देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का बात की गई है अनुच्छेद 338 का में। और अंतिम में उल्लेख है अनुच्छेद 342 में, जहां उल्लेख किया गया है कि संघ व राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में राष्ट्रपति को अधिकार है कि उनका विकास के लिए कुछ भी योजनाएं चला सकते हैं। इनके द्वारा तो राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। तो यह हुआ जनजातीय लोगों का जो संवैधानिक उपबंध है उसके बारे में। तो आज की कक्षा हुई जनजातीय विकास एवं उनके संवैधानिक उपबंध के बारे में। तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप हमें कमेंट करके मैसेज कर देंगे, आपको ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ कक्षा के बाद नोट्स दिया जाता है। धन्यवाद।